वेलकम बैक। सब सवेरे पाकिस्तान आप देख रहे हैं और जैसे हमने शुरू में जिक्र किया था मौसम बदल रहा है। बाहर जो है उसकी आमद है, मगर ये बाहर जो है उस वक्त आपको जहर लगने लगती है अगर आपको इसकी वजह से एलर्जी हो जाए, इसकी वजह से आपकी फ्लू हो जाए, आपको टेम्परेचर जो है उसकी वजह से मसला होना शुरू हो जाए। कल मैं और फरा बात करते नींद बहुत ज़्यादा आ रही है, तो मैंने कहा फरा मुझे बहुत नींद आ रही है। जब हम मीटिंग कर रहे थे ना तो फरा ने कहा कि मुझे भी बहुत ज़्यादा नींद आ रही है। ये शायद मौसम तब्दील हो रहा है, तो इस मौसम के साथ कुछ खुराकें भी तब्दील हो जाएंगी। बिल्कुल, ये इसलिए आती है नींद क्योंकि नींद आने का आइडियल टेम्परेचर है 20 डिग्री। जब भी आप देखें 20 डिग्री के ऊपर आप होंगे ना, भले शाम और दिन और रात, तो आपको गुनूदगी सुकून का एहसास होगा। इससे सोने के लिए हमेशा 20 डिग्रीज के अराउंड टेम्परेचर जो करने की कोशिश करें। फिर खुराकें अब क्या तब्दील करनी है? जो हम सर्दियों में गर्म खुराकें ले रहे थे उनको खाना है नहीं खाना? हमारे साथ सारा फारूकी से पूछ लेते हैं। जी सारा, हमजा पूछ रहे हैं क्या खाऊं क्या ना खाऊं। अभी जिस तरह से मौसम चेंज हो रहा है उस हिसाब से आपको अपनी खुराक भी चेंज करनी है। जो अवेलेबल जो अभी सीजनल फ्रूट्स या वेजिटेबल्स चल रहे हैं उन्हीं का ही ज़्यादा से ज़्यादा इंटेक करें। कोशिश ये करें कि अब गर्म चीज़ों का उस हिसाब से उतना इंटेक ना करें। जैसे सूप्स वगैरह का हम लोग सर्दियों में बहुत इंटेक करते थे, वो ज़रा कम कर दें। थोड़ा कैफ़ीन का इंटेक भी ज़रा कंट्रोल कर लें अपना। और जो भी सीजनल इस वक्त फ्रूट्स और वेजिटेबल्स चल रहे हैं उनको जिस तरह मौसम चल रहा होता है उसी हिसाब से आपको अपनी जो है खुराक चेंज करनी है। खुराक में भी बाहर रहनी चाहिए, लाल पीले नीले रंग के जैसे जैसे वेजिटेबल्स फ्रूट्स मार्केट में आ रहे हैं आप उसी तरह के यूज़ करें। जो लोकल फ्रूट्स और वेजिटेबल्स हैं वो सबसे बेस्ट हैं। सीजन के हिसाब से जो चीज़ें आती हैं उनके जितने बेनिफिट्स होते हैं ना, वो ऑफ सीजन फ्रूट्स या वेजिटेबल्स के उतने बेनिफिट्स नहीं होते। फल वो कहते हैं गल वेले दी तो फल मौसम दा। बिल्कुल। अच्छा ये बताइएगा सारा कि एलर्जी होती है बहुत सारे लोगों को, और ये बाहर की आमद के साथ बहुत ट्रिगर हो जाती है। पोलन एलर्जी तो खास तौर पे बहुत सारे लोगों को इफेक्ट कर रही होती है। क्या खुराक के जरिए से भी उसे कंट्रोल कर सकते हैं? खुराक से हम लोग कोशिश कर सकते हैं कि हम उसे कंट्रोल करें, लेकिन जो मैक्सिमम प्रॉब्लम होती है उसे उतना नहीं कैटर कर सकते। इम्यूनिटी तो हम स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं। बिल्कुल, उसमें यह है कि आप हाई फाइबर फूड्स का इंटेक करें, साथ में प्रोटीन्स का अच्छा इंटेक हो जिसमें चिकन मटन बीफ का भी आप इंटेक कर रहे हो। लेकिन जो सीजनल फ्रूट्स और वेजिटेबल्स जो आपको बेनिफिट्स दे सकते हैं वो कोई और चीज़ नहीं दे सकती। तो इस वक्त जो फ्रूट्स और वेजिटेबल्स चल रहे हैं उनका ज़्यादा से ज़्यादा इंटेक करें ताकि आपका इम्यून सिस्टम स्ट्रॉन्ग हो। और पानी सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जो सबसे कम लोग जो है जिसका इंटेक करते हैं। और पानी की वजह से भी आपकी इम्यूनिटी जो है स्ट्रॉन्ग होती है। डिहाइड्रेशन ना हो जाए, अब हम उस तरफ जा रहे हैं। बिल्कुल ऐसे ही फ्लू भी हो जाता है। मौसम ये जब चेंज हो रहा होता है ना तो फ्लू एंड बुखार फ्लू भी हो जाता है। बिल्कुल, गर्मियों से सर्दियों की तरफ जा रहे हो या सर्दियों से गर्मियों की तरफ, हर किसी के साथ ये प्रॉब्लम आ रही होती है कि वो सीजनल फ्लू और बुखार चढ़ रहा है और इस तरह की चीज़ें हो रही हैं। तो उसमें कोशिश यही मैक्सिमम करें कि अपना इम्यून सिस्टम स्ट्रॉन्ग करने की कोशिश करें। इस तरह के फूड्स लें जो सीजनल इस वक्त चल रहे हों। फ्रूट्स वेजिटेबल्स और फाइबरी फूड्स का इंटेक करें, जैसे होल व्हीट आटे का इस्तेमाल करें। ये जो हम लोग मैक्सिमम जो बाहर का खाते हैं ना, ये जो बेकरी आइटम्स हैं और ये जो प्रोसेस फूड्स हैं, जैसे वाइट आटा जो घर में हमारे आता है, या फिर ये जो वाइट ब्रेड हम खासतौर पे हर सुबह नाश्ते में जो इस्तेमाल करते हैं, ये हमारे इम्यून सिस्टम जो है वो ड्रॉप करवा देती है। अच्छा ठीक है। अब हमने ड्राई फ्रूट्स के साथ क्या करना है? उस पे हाथ कितना हमने रोक लेना है? फिर जैसे आप बात भी करती है चाय और कॉफी का, हमने क्या करना है? हम 3-3 4-4 दफा पी रहे हैं। जी, चाय कॉफी जो है दिन में 2 दफा करें मैक्सिमम। और अगर बहुत ज़्यादा भी आपको शौक है पीने का तो 3 कप से ज़्यादा नहीं। और कोशिश करें खाने के साथ नहीं पीना। अच्छा। जो लोग खाने के साथ चाय का इस्तेमाल करते हैं, चाहे वो खाने से पहले ले रहे हो या बाद में ले रहे हो, वो अपना नुकसान कर रहे होते हैं। जो भी आप खा रहे हो उसका कोई फ़ायदा नहीं अगर आप साथ में कोई भी कैफिनेटेड ड्रिंक जो है आप वो ले रहे हो। तो वो जो कैफिनेटेड ड्रिंक्स जो है बाज़-औक़ात वो कोल्ड ड्रिंक्स भी हैं। बिल्कुल बिल्कुल नहीं कि गरम, बिल्कुल ऐसे ही है। बिल्कुल, जो कोल्ड ड्रिंक्स है उसमें भी जो है आपको ये चीज़ें सारी मिल जाती हैं। तो ये चीज़ें अवॉइड करने की ज़रूरत है। दूसरा, पानी का इंटेक मैक्सिमम अपना रखें, ये है। और हमजा जो ड्राई फ्रूट्स आ गए मेरा ख्याल है वो हम ख़त्म करें, आगे ना लें। ड्राई फ्रूट्स ख़त्म नहीं करने। अच्छा। हाँ, 1 हैंडफुल आप ले सकते हैं गर्मियों में भी। बिल्कुल ले सकते हैं आप। जैसे सारों का 1 हैंडफुल या मिला के 1 हैंडफुल, ये मुझे बता दें बस। मिक्स करके। अच्छा, मतलब कि अगर आपने फॉर एग्जांपल ऑलमंड्स भी लेने हैं तो आपने 10 ऑलमंड से ज़्यादा नहीं लेना। कंट्रोल क्वांटिटी में जब तक आप चीज़ें ले रहे हैं ना उसका आपको फ़ायदा ही होगा। अगर आप उसे ज़्यादा इंटेक करेंगे तो कैलोरीज इंक्रीज होंगी, फिर वही बात है वेट भी इंक्रीज होना शुरू हो जाएगा। बिल्कुल ठीक है सारा, बहुत शुक्रिया आप आई और आपने हमें ये बताया है। मौसम क्योंकि तब्दील हो रहा है तो हमने क्या खुराकें लेनी है क्या नहीं लेनी है, और मौसम कैसा रहेगा, इतनी जल्दी तब्दील क्यों हो गया, ये हम महकमा मौसमियात वालों से ही जानेंगे। मुझे तो बारिशों का इंतजार है, बारिशें नहीं हो रही हैं। बिल्कुल सही से बताइएगा। जनाब खालिद मलिक साहब, तर्जुमान महकमा मौसमियात हमारे साथ हैं। सर, वो जो था कि सर्दियाँ थोड़ी तवील होंगी, AC चलाना पड़ रहा है, यहाँ से हम निकलते हैं और सीधा गाड़ी में AC चलाते हैं। बिल्कुल आपकी बात दुरुस्त है कि टेम्परेचर जो है वो नॉर्मल से 4 से 5 डिग्री पाकिस्तान के अक्सर इलाकों में बढ़ चुके हैं। और उसकी मेन रीजन जो है वो ड्राई स्पेल। अगर आप ये देखें कि जनवरी फरवरी हमारे पास दोनों ड्राई स्पेल रहे, और मार्च भी हम कोई इतना अच्छा नहीं देख रहे जिसमें हम कोई बहुत ज़्यादा वेट नज़र नहीं आ रहा। मार्च का भी 2nd वीक थोड़ा सा मुझे वेट नज़र आ रहा है या फिर लास्ट में, लेकिन मोस्ट ऑफ द डेज जो है वो ड्राई चलेंगे।
बिल्कुल तो ठीक है। उस ड्राई के होने की वजह से आपके टेम्परेचर्स जो हैं वो आहिस्ता आहिस्ता बढ़ते रहेंगे। और जो नॉर्मली हमारे पास स्प्रिंग का सीजन होता है वो लग रहा है कि इस दफा काफी स्क्वीज हो जाएगा और आपके पास जो समर है वो जल्दी स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, अभी भी इस टाइम एक स्पेल हमारे पास मौजूद है नॉर्दर्न एरियाज में, जो मैक्सिमम अगर साउथ पे गया तो रावलपिंडी, इस्लामाबाद या जेलम, सियालकोट तक जाएगा, लेकिन मुझे लग नहीं रहा कि वो लाहौर या पंजाब के और डिवीजन या डिस्ट्रिक्ट्स में जो है वो कोई रेन दे। ये अगर हम इस पे देखें गूगल पे तो वो तो बता रहा है हमें कि शायद 50% चांसेस हैं इस्लामाबाद में कल बारिश के, और संडे का 40% तक बता रहा है। तो वो आपकी प्रेडिक्शन और गूगल की प्रेडिक्शन है कुछ कि होगी बारिश, कुछ बूंदाबांदी सही इस वीकेंड पे? नहीं, बिल्कुल रावलपिंडी, इस्लामाबाद में तो एक्सपेक्टेड है, आज भी है, आज भी है, शाम भी है और कल सैटरडे को भी है, लेकिन संडे को नहीं है। कल सैटरडे तकरीबन 12-1 बजे के बाद मौसम खुल जाएगा और उसके बाद फिर वो सिस्टम जो है वो ईस्ट साइड पे मूव कर जाएगा। बिल्कुल ठीक है। और खालिद मलिक साहब, हमें एक चीज, पूरे पाकिस्तान में एक चीज जिस पे हम दोनों भी परेशान रहे कि हमें जो बताया गया था, जो प्रेडिक्ट किया जा रहा था, बिल्कुल भी मौसम वैसा नहीं रहा। जनवरी के आखिरी अशरे का कहा गया बारिशें होंगी, उस तरीके से बारिशें नहीं हुई। फिर ये जो वीक चल रहा है इसमें कहा गया था, फेब का जो आखिरी वीक था इसमें बारिशें होंगी, नहीं हुई। इतनी तब्दीली क्यों आ रही है? आप क्या वजह देख रहे हैं कि पहले जो प्रेडिक्ट किया गया वैसा नहीं हो रहा? इसमें ऐसे है कि हमने शुरू में ये प्रेडिक्शन दी थी कि इस दफा विंटर में रेन्स हमारे पास कम होंगी, लेकिन जितनी कम हुई है उतनी एक्सपेक्टेशन नहीं थी, क्योंकि जो लग रहा था कि अगर एक दो भी रेनी स्पेल आ गए तो टेम्परेचर को थोड़ा सा वो स्टॉप कर लेंगे। एक्चुअली जो सिचुएशन चल रही थी उस सिचुएशन में जब आपके पास इस किस्म की वेरिएशंस चल रही हो तो आपके पास टेम्परेचर जो एक जगह पे स्टेगनेंट रहता है, अगर तो रेनी सीजन ऑफ एंड ऑन आते रहे तो वो उसको रोक सकते हैं। अदरवाइज इस दफा ड्राई स्पेल ज्यादा रहा जिसकी वजह से ये टेम्परेचर जल्दी शूट अप हो गया। लेकिन जहां तक प्रेडिक्शन की बात है, हमने पहले भी ये कहा था कि विंटर में हमारे पास बिलो नॉर्मल रेनफॉल होगी और वही पोजीशन चल रही है, ऐसा उसमें कोई नहीं। लेकिन जो आप एक स्पेल की बात कर रहे हैं उसमें हमारी एक्सपेक्टेशन से बहुत कम रेन हुई है। बिल्कुल सही सर। पोल्यूशन उसका भी बताइएगा, एयर क्वालिटी का भी बता दीजिएगा कि वो क्या आप देख रहे हैं, और दूसरा बताइएगा पोलन काउंट्स का कि कितने आपके हाल में सूरत हाल जो है वो खराब हो चुकी है और कितने होने के इम्कान। नॉर्मली पोलन काउंट्स जो है वो इस दफा जल्दी स्टार्ट होने के चांसेस हैं, बल्कि हम ये कह सकते हैं कि मार्च के सेकंड वीक में या फर्स्ट, क्योंकि सेकंड वीक में रेन के चांसेस हैं, तो रेन के बाद ही पोलन काउंट्स बढ़ना शुरू हो जाएंगे। और इस दफा भी वो नॉर्मल की तरह थोड़ा सा जो उनका ड्यूरेशन है वो नॉर्मली होता है 4 to 5 वीक्स, लेकिन वो जल्दी स्टार्ट होगा और वो थोड़ा सा वो भी प्रोलॉन्ग करेगा, एक आध हफ्ता उसमें भी। और पोलन के काउंट्स हैं वो नॉर्मली 40 to 50,000 तक जाते हैं और एक्सपेक्टेशन के मुताबिक इस दफा भी इतने ही जाएंगे। और कराची में भी मौसम इसी तरह से रहेगा, बलूचिस्तान में भी मतलब ये ड्राई स्पेल ही चलेगा, वहाँ के बारे में भी कुछ बता दें। बिल्कुल ऐसा ही है कि इस दफा कराची में पूरी विंटर में कोई रेन नहीं हुई और आने वाले जो मार्च है उसमें भी मुझे कराची साइड पे कोई रेन नजर नहीं आ रही। बलूचिस्तान की भी कंडीशन ऐसी ही है और ये इस दफा जो है स्पेशली जो बलूचिस्तान है वहाँ पे हम ड्राउट एडवाइजरी दे चुके हैं कि ये जो ड्राउट पोजीशन है ये भी परसिस्ट करेगी आगे आने वाले 2-4 महीनों में। बिल्कुल सही, बहुत शुक्रिया खालिद मलिक साहब हमें अपडेट कर मौसम की सूरत हाल के बारे में। सो छोट मुख्तसर सी बहार है, सो इसके जो 2-4 दिन है इनको एंजॉय कर लें PSL के साथ। बिल्कुल PSL के साथ। और अब PSL में एक रोज का वक्फा था, सबको आराम दिया गया, गोल्फ खेलने के लिए निकल गए थे। क्रिकेटर्स जो है, आराम आपको दिया गया? नहीं, क्रिकेटर्स को दिया गया। वो समझ ही नहीं लग रही थी। जो दूसरे बारी आके करता था वो जीत जाता था, जो पहले बैटिंग करते थे बेचारे इतना स्कोर करके भी हार जाते थे। खैर आज 2 मैचेस होंगे, लाहौर कलंदर्स का मैच होगा मुल्तान सुल्तान्स के साथ, और दूसरा मैच है पेशावर ज़ल्मी का कोयटा ग्लैडिएटर्स। तो दोनों मैचेस की बात कर लेते हैं। हमारे साथ इरफान स्टूडियो में मौजूद। कैसे हैं आप? आपको PSL का मजा आ रहा है? जी आप ठीक है। PSL का मजा आ रहा है, इतना टारगेट मिल रहा है और फिर चेज हो जाती है। अच्छी चीज़ तो ये है कि स्कोर अच्छे हो रहे हैं, बट अनफॉर्चुनेटली जो चेज कर रही है वो जीत रही है, उससे इंटरेस्ट लूज होता जा रहा है। उसमें थोड़ा बहुत तो एलिमेंट आ रहा है ड्यू फैक्टर का भी। आल दो कि कराची का वेदर ऐसा नहीं है कि ड्यू फैक्टर बहुत ज़्यादा है, बट देखने में आ रहा है कि थोड़ा बहुत इफेक्ट आ रहा है, जिससे क्या होता है कि बॉल ग्रिप करने में और सीम बॉलर को प्रॉब्लम आती है।
या तो इनको चाहिए जिस दिन सिंगल आपका गेम है उस मैच को थोड़ा सा अर्ली 1 घंटा पहले भी किया जा सकता है। हाँ जी। और दूसरा ये है कि अगर 2 मैच है तो उस दिन तो शायद प्रॉब्ली पॉसिबल ना तो हो। मुझे तो लगता है कि अब जो टीम है ना वो टॉस पे ही सारी दुआएं ऐसे लगा ही हो देती है रहा कि है। अल्लाह करे टॉस जीते। अभी तक जैसे ही जो टीम ने चेस किया वो जीता और जो टॉस जीत रहा है वो चेस कर रहा है। लेकिन मुल्तान दिन में जो सुल्तान रहेगा मैच उसमें भी यही सूरत हाल उसमें तो नहीं होगा, लेकिन ये कि सेकंड हाफ मेरे काफ़ी प्लेयर से कल बात हुई है, उन्होंने कहा कि सेकंड हाफ में वैसे भी जो है बैटिंग ज़्यादा कन्वीनियंट हो रही है, तो ये भी एक फैक्टर उसमें देखा जा रहा है। मुल्तान सुल्तान लाहौर कलंदर इस मुकाबले के बारे में बताएं, ज़्यादा अच्छे प्लेयर किसके पास हैं या एक तगड़ा और बराबर का मुकाबला हो? लाहौर कलंदर तो इस दफा मतलब है कि सरप्राइजिंगली सारे उन्होंने अपने किस्में बता दिए खोल दिए। इसमें ओबियसली सबसे बड़ा जो फ़र्क है लाहौर कलंदर का और जो बाकी टीम का मोहम्मद हफीज़ का है। जिस तरह की वो इनिंग्स खेलते चले जा रहे हैं और विद द एज विद द पैसेज ऑफ टाइम वो जिस तरह ग्रूम होते जा रहे हैं, माशाल्लाह बहुत आउटस्टैंडिंग है। और लाहौर कलंदर की अभी भी जो जितनी विक्ट्रीज़ हैं उसमें बड़ा वाइटल किरदार आपने देखा कि बाकी ऊपर से टॉप ऑर्डर और मिडिल ऑर्डर भी आउट हो जाता था, वो अकेले ही स्टेबिलिटी प्रोवाइड करते थे और टीम को जिता रहे हैं। मुल्तान सुल्तान की आपने बात की, ऑन पेपर सबसे अच्छी साइड नज़र आती है मुल्तान सुल्तान की, बट अनफॉर्चुनेटली उनका क्या है कि कम्बिनेशन नहीं बन पा रहा, पर्टिकुलरली बॉलिंग के अंदर वो बड़ी मार खा रहे हैं कि बॉलिंग में उन्होंने कम्बिनेशन जो खिला रहे हैं, सुहेल तनवीर उनका बेस्ट बॉलर था लाल PSL का, इस दफ़ा बिल्कुल आउट ऑफ स्टॉक नज़र आ रहे हैं। फिर स्पिनर एक मैच में शायद अफरीदी के साथ गए, दूसरी दफ़ा उस्मान कादर को भी इंडक्ट किया, तो कोई मसला नहीं करना चाहिए, सुहेल उनके पास बाहर बैठ के इमरान बैठे ताहिर हैं। का क्या करना है? बिल्कुल खिलाना चाहिए उनको, कोई कॉम्बिनेशन ऐसा डेवलप करना चाहिए, बड़ा सीनियर मेंबर है और ऑल ओवर द वर्ल्ड जितनी वो क्रिकेट लीग क्रिकेट खेल चुके हैं, तो मेरा ख्याल शायद है इसलिए कि विकेट लेके शायद पकड़े ना जाए इसलिए इनको इधर ही बिठा लो। अच्छा, और हफीज जो है आप कह रहे हैं कि वो ग्रूम कर रहे हैं, लेकिन वो नजर आएगा क्योंकि वो कल उनकी एक स्टेटमेंट भी लगी हुई थी कि एज जो है ना उसको नहीं, खेल को देखें। बिल्कुल, सुनील obviously। गावस्कर ने भी यही कहा था 3S, स्किल, स्टेमिना एंड स्ट्रेटजी। जी, अगर बिल्कुल। ये तीनों आपके पास हैं, और हम वैसे ही कहते हैं कि हमारे एज पास- बिफोर ब्यूटी, लेकिन यहाँ पे तो हमें लग रहा है ब्यूटी बिफोर एज। इवन मिसबाह हक को भी देखे तो 43 की एज तक खेले हैं, तो अगर इफ़ यू आर फिट एंड यू आर परफॉर्मिंग तो फिर कोई रीज़न नहीं बनती। जैसे कुछ क्रिटिक्स ने हफीज़ पे लास्ट 2-3 ईयर्स पहले बहुत बात करना शुरू की थी कि इनको नहीं खेलना चाहिए और इसको भी शुएब मलिक को दोनों को रिटायरमेंट लेनी चाहिए, बट उन्होंने परफॉर्म करे ना, और वो उन्होंने रिकॉर्ड बना डाला, हाईएस्ट स्कोरर है वो लास्ट ईयर T20 का, तो ये जब सारी आपको आप किस तरह बात कर सकते और हैं। सी कैटेगरी दे रहे थे उस पे आप, मुझे तो बड़ा गुस्सा आया कि यार आप मोहम्मद हफीज को सी कैटेगरी में दे रहे हैं जो अभी तो उन्होंने सेंट्रल refuse कर कॉन्ट्रैक्ट दी। ही नहीं दिया हुआ उन्हें। उन्होंने रिफ्यूज कर दिया ना, वो बात सामने आई, तो ये जी। आप देखें क्या मोहम्मद हफीज को सी कैटेगरी में रख रहे हैं, ये देखिए, कैसा ये फैसला था? दोनों चीज़ों के लिए बड़ी ज़रूरी है कि आपका बोर्ड अपने जो वाइटल प्लेयर्स हैं, जो परफॉर्मर हैं, जो सुपरस्टार्स हैं, उनको इज्जत भी दे, ठीक है। प्लस उनकी तरफ से भी ऑब्वियसली रोल आता है कि वो भी इंस्टीट्यूट की रिगार्ड करे, बट मेरा ख्याल है हमारी मुझे सबसे बड़ी लगता है प्रॉब्लम प्लेयर्स को रही भी है। एक चलानी पड़ेगी कैंपेन, प्लेयर्स को इज्जत दो। नहीं, ये पाकिस्तानी और सब कॉन्टिनेंटल के कल्चर के अंदर ये बहुत ज़्यादा था कि प्लेयर बड़े डोमिनेट रहते थे, वो लार्जर दैन कप्तान फैक्टर मोहम्मद रिजवान है, वहां पर हम देख रहे हैं कि अगर मैच हार भी रहे थे तो बहुत कंपोज थे, समझ के, और फिर कहीं पे फंस रहे तो शायद आफरीदी आ रहे थे उनको रेस्क्यू करने के लिए, वो फैक्टर। और अगर हम इधर सुहेल अख्तर को देखें, साथ मोहम्मद हफीज मौजूद हैं, ये फैक्टर। आपको कप्तानी में, लीडरशिप में कौन सी टीम बेहतर नजर आ रही है? जी, रिजवान का जैसे हमने बात की कि रिजवान ने पहले T20 कप जिताया हुआ है और टेस्ट मैचेस के अंदर भी अभी रिसेंटली कैप्टनसी करके आया, तो रिजवान की को ओबियसली एक्सपीरियंस है, अब काफ़ी टाइम से टीम के वैसे साथ भी है। फॉर्म बहुत अच्छी है, फॉर्म में वैसे ही बहुत अच्छी है, कॉन्फिडेंस लेवल लेकिन बहुत एक चीज़ अच्छा सिर्फ ये है कि जो हमने शायद लास्ट प्रोग्राम में बात की थी कि इतनी जल्दी आप टीम का जब कैप्टन चेंज करते हो तो इम्पैक्ट आता है, टीम को जेल होने में, कम्बिनेशन समझने में टाइम लगता है। शान मसूद लास्ट टाइम आपका बड़ा अच्छा कैप्टनसी की थी, ओबियसली उनकी टीम में वैसे देखा जाए तो जगह नहीं बनती, और वो राइटली वो उनको चांस नहीं दे रहे क्योंकि जो उनके पास स्लॉट नज़र आ रही है बैटिंग ऑर्डर की, उसमें जगह नहीं आ रही है। इसमें सिर्फ एक मैं बात करना चाहूँगा वो कराची के हवाले से भी। कराची जैसे हमें सबसे ज़बरदस्त नज़र आ रही थी, मोराल बहुत हाई था। अब जो टीम जीतेंगी, अगर वो स्ट्राइक रेट नीचे खेलेंगी तो वो जीत नहीं पाएंगी, चाहे इंटरनेशनल सर्किट पे, चाहे आपकी डोमेस्टिक के अंदर। इमाम की भी हमने बात की थी सॉरी, कि उनका स्ट्राइक रेट भी जो था वो 100-110 का था, जो बाबर का भी यही था। बाबर हमें सबको मालूम है कि ही इज़ द वन ऑफ द बेस्ट प्लेयर, वो आउटस्टैंडिंग क्रिकेट खेल रहे हैं, चैंपियन बैट्समैन है, बट वो जो उनकी स्ट्राइक रेट है वो ODI वाली है, T20 वाली नहीं है। आप ये देखें ना कि पहले 6 ओवरों में 33 रन किया कराची ने, इवन दो के बाद में चले शर्जील तो से भी नहीं लगे। कर गया। 213 का स्ट्राइक रेट था उसका। हाँ जी, हाँ जी, और वो- कितना अच्छा स्ट्राइक रेट था। और इवन हेल्स का देखें 21 पे 48 था, उनके 67 था 6 ओवर में उनका था। मैच तो मेरा ख्याल है उधर ही खत्म हो गया खत्म हो गया। था। इवन दो के उन्होंने देखे आउट 2 होने के बावजूद भी उनकी एक जो उन्होंने 6 ओवर का जो उन्होंने आउटकम ले लिया था, वही उनकी विक्ट्री में किरदार अदा किया। अच्छा, 217 का सरफराज का भी तो रहा था ना, सरफराज का या हफीज का रहा था?
कि हफीज का रहा था, हफीज ने स्कोर हफीज का 217 था और उसको नहीं मिला था मैन ऑफ द मैच, और ईजर लुइस ने 213 का स्ट्राइक रेट मारा था तो उसको मिल गया था। तो ये बहुत हमें नजर आ रही है चीजें। हाँ, ये ऐसे ही है बिल्कुल। ओबियसली ये मैं तो उस इनिंग्स को बहुत हाई रेट करता हूँ, क्योंकि देखिए जिस तरह आपके सारे सराउंडिंग के बैट्समैन पहले मैच में खासतौर पर बात करें आउट हो रहे थे, वो अकेले स्टेबिलिटी प्रोवाइड की। सेकेंड मैच में भी इसी तरह जिस तरह आके उन्होंने चार्ज लिया फ़खर के साथ, तो बहुत ज़बरदस्त था। तो आपको ये देखना पड़ेगा, स्ट्राइक रेट एनहांस करना पड़ेगा, अदरवाइज ये टीमें समझें कि हम वो ओडीआई वाली क्रिकेट खेल के जीत जाएंगे तो बहुत मुश्किल है। आसपास नहीं रह सकता। दूसरा मैच पेशावर ज़ल्मी का है कोयटा ग्लेडिएटर्स के साथ। कोयटा के हम कप्तान को देख रहे हैं, वो फ्रस्ट्रेटेड हैं, वो गुस्सा निकाल रहे हैं अपने प्लेयर्स के ऊपर। प्लेयर्स का मोराल कितना डाउन होगा। और पेशावर को देख लिया जाए, कैसी उन्होंने क्रिकेट खेली है, फिर भी उनके साथ एक ऐसा मामला हो गया कि वो मैच जीतना चाहिए था। कोयटा का जहाँ तक बात है, सरफराज ऑन ग्राउंड ऐसे होते हैं। सरफराज को मैं पर्सनली बहुत अच्छी तरह जानता हूँ, वो बिल्कुल ऐसे प्लेयर नहीं है कि वो बाद में या ऐसे एग्रेसिव रहे। मेरा ख्याल है सबसे कूल कैप्टन किस्म का वो इंसान है। तो वो ऐसी चीज़ नहीं, वो हाइप होती है, ऑन द मोमेंट होती है, वो स्पर ऑफ द मोमेंट हुआ, बाद में ख़त्म। जहाँ तक गेम की बात करें तो इनका काफ़ी प्रॉब्लम नज़र आ रहे हैं कोयटा के। सबसे बड़ा प्रॉब्लम उनकी बैटिंग के अंदर, टॉप ऑर्डर के अंदर मसला आ रहा है। अब तो वो भी चले गए हैं, क्रिस गेल भी, फफ डुप्लेसी आ चुके हैं। लेकिन एक पॉजिटिव चीज़ है कि फफ डुप्लेसी जैसा बैट्समैन है वो एंकर भी कर सकता है अपनी इनिंग्स को, स्टेबिलिटी प्रोवाइड कर सकता है। दूसरा, बॉलिंग में बड़ी वीकर लिंक नज़र आ रही है इनकी कोयटा ग्लैडिएटर की। सिर्फ हसनैन का थोड़ा सा अच्छा नज़र आ रहा है। अब देखते हैं स्टेन अब आ चुके हैं, तो देखते हैं कि वो मिलके कॉम्बिनेशन कुछ बेहतर होता है। एक भी नहीं जीत सके इसमें भी ज़ल्मी। नहीं, अभी चांस बहुत ज़्यादा है। अभी तो सिर्फ 2 गेम्स हुई हैं, अभी तो काफ़ी मैच पड़े हैं, तो होपफुली वो अपने आप को रिकवर करेंगे। बड़ी सीजन टीम रही है। पेशावर ज़ल्मी के कप्तान वहाब रियाज बहुत बुरी तरह पिट रहे हैं इस वक्त। उनके लिए क्या करना है? कप्तान ही परफॉर्म नहीं कर रहा, उनको ड्रॉप भी नहीं कर सकते हैं क्योंकि वो कप्तान है। पेशावर ज़ल्मी के पास क्या ऑप्शंस हैं? हैदर ने तो बेहतरीन इनिंग्स खेली थी, क्या नहीं 1-2 मैच में हो जाता है, वो भी काफ़ी सीजन बॉलर है। अभी असल में हो क्या रहा है कि जब वो बॉल ओबियसली जब सेकंड हाफ के अंदर आते हैं तो कुछ बॉलर्स की कंप्लेंट आ रही है, ग्रिप करने में थोड़ा सा मसला आ रहा है। दूसरा ये कि एक और मैं मिस्टेक देख रहा हूँ उसमें कुछ टीम्स के अंदर कि बॉलर्स को सही जगह पे यूज़ नहीं किया जा रहा। जैसे हारिस रऊफ है, वो बाद में बॉलिंग करने वाले बॉलर हैं, उनको शुरू में करवाया जा रहा है। वहाँ खुद बाद में बॉलिंग करने वाले डेप्थ बॉलर हैं, ठीक है, 10-11 ओवर के बाद आते थे, वो अर्ली में कर रहे हैं। इसी तरह आपने नबी को देखा कि नबी की कितनी अच्छी बॉल स्पिन हो रही थी, उनको बहुत लेट लाया गया। अगर इमाद ने खुद उसने एक आउट करके फिर लेट आए इस्लामाबाद के मैच के अगेंस्ट। तो ये कुछ चीज़ों के कम्बिनेशन के अंदर नज़र आ रहा है कि वो बड़ा आपको वाइटर रहना पड़ेगा, बड़ा ऑन द टोज रहना पड़ेगा, राइट टाइम पे राइट डिसीजन करने पड़ेंगे। अदरवाइज तो 1-2 ओवर आपको गेम ले जाता है, जिस तरह अमर यमीन का ओवर आपकी गेम को ले गया। प्लेऑफ्स में तो 50% जा रहे हैं और फाइनल में 100% जा रहे हैं। जी। तो प्लेऑफ देखने जा रहे हैं आप या फिर फाइनल देखने जा रहे हैं? वो हम बना लेंगे प्लान। हम प्लान इंशाल्लाह कर लेंगे और इंशाल्लाह हम उसको देखने के लिए जाएंगे। उम्मीद करते हैं कि आज के मैचेस बहुत अच्छे होंगे और वो टीम जीतेगी जो अच्छा खेलेगी, ना कि वो टीम जीतेगी जो दूसरे नंबर पे आके खेलेगी। बहुत शुक्रिया इरफान, आप आरपीएसएल के हवाले से जो है हमें अपनी माहिराना राय दे रहे थे। अब क्रिकेट स्टेडियम्स की हम बात करें, जैसे पाकिस्तान में क्रिकेट वापस आई है, पाकिस्तान के क्रिकेट स्टेडियम जो हैं वो भी सबकी नज़रों में आ गए हैं। बिल्कुल सही, स्लो काम हो रहा है लेकिन इसके बावजूद एक अच्छा काम हो रहा है। पाकिस्तान का पहला डबल स्टैंड क्रिकेट स्टेडियम अगले साल मुकम्मल होगा। पेशावर में अरबाब न्याज स्टेडियम की दुबई क्रिकेट स्टेडियम के तौर पे तजदीद का काम जो है वो जारी है और अगले साल अरबाब न्याज क्रिकेट स्टेडियम में पाकिस्तान सुपर लीग के मैचेस भी खेले जाएंगे। पेशावर में मौजूद हैं इरफान मूसाजई। जी इरफान, कितना काम हो गया स्टेडियम का, कितना बाकी है, कितना वक्त लगेगा? जी फ़रा और हमज़ा, इस वक्त मैं मौजूद हूँ अरबाब न्याज क्रिकेट स्टेडियम में। पहले मैं इसकी तारीख़ आपको बताऊं कि ये अरबाब न्याज क्रिकेट स्टेडियम जो है वो 1984 में तामीर किया गया था। यहाँ पर 25,000 तमाशाइयों के बैठने की गुंजाइश थी। अब तक जो है अरबाब न्याज क्रिकेट स्टेडियम में 17 इंटरनेशनल वनडे मैचेस जो है वो खेले गए हैं, जबकि 7 टेस्ट मैचेस जो है वो खेले गए। 2006 में जब इंडिया की टीम पेशावर यहाँ आई थी तो यहाँ पर फ्लैट लाइट्स पर जो है ICC ने उठाया था। तो उसके बाद जो है यहाँ पे हुकूमती थी तो उन्होंने तो कोई तवज्जो नहीं थी, लेकिन गुज़िश्ता दौर में जो है वो यहाँ पर सूबे में PTI की हुकूमत थी और फरवरी 2018 में इमरान खान ने जो है इसका बाकायदा तौर पर इफ्तिताह किया। तो उस वक्त से रिकन्स्ट्रक्शन का काम जो है वो जारी है। ये पाकिस्तान में पहला स्टेडियम होगा जो कि डबल स्टैंड होगा। यहाँ पर जदीद सहूलियात जो है वो मैसर होगी। यहाँ पर इंटरनेशनल लेवल का जो पवेलियन है उस पर भी तामीर का काम जो है वो जारी है। पाकिस्तान में पहला स्टेडियम होगा जो कि
डबल स्टैंड होगा नीचे और ऊपर जो है वो तमाशाई बैठ सकेंगे। यहाँ पर जो कंसल्टेंट है उनसे बात हुई तो उनका ये कहना था कि इसकी कंप्लीशन की जो डेट है वो मार्च 2022 है। ना सिर्फ जो है अगले साल PSL के मैचेस यहाँ पर खेले जाने के इम्कानात है, बल्कि इंटरनेशनल टीमें जब पाकिस्तान आएगी तो ये स्टेट ऑफ द आर्ट जो स्टेडियम तामीर किया जा रहा है, इंटरनेशनल लेवल का स्टेडियम तामीर किया जा रहा है, तो बहुत जल्द जो है वो इंटरनेशनल मैचेस जो है वो भी यहाँ पर कराए जाएंगे। बिल्कुल ठीक है इरफान, बहुत शुक्रिया आपका। उम्मीद करते हैं स्टेडियम जब मुकम्मल होगा अगली दफ़ा PSL के मैचेस होंगे और फिर इंटरनेशनल मैचेस भी यहाँ पर होंगे। और मैं तो चित्राल के स्टेडियम को भी आजकल देख रही हूँ, वो ग्राउंड को, चित्राल के ग्राउंड को जो इंतहाई खूबसूरत है, और मेरा तो दिल चाह रहा है वहाँ पर भी एक मैच जो है होना चाहिए ताकि हम उसकी खूबसूरती भी दुनिया आहिस्ता आहिस्ता होंगे। देखें जैसे आपके पास क्रिकेट वापस आ रही है, सियाहत वापस आ रही है, तो ये चीज़ें होंगी। अच्छा, अब तो क्योंकि हफ्ते का आखिरी दिन है और हम आपको मंडे को इंशाल्लाह मिल रहे होंगे, वीकेंड आपने एंजॉय करना है, लेकिन कल का दिन जो है ना आपने पूरा दिन कप हाथ में रखना है और वो भी चाय का, और साथ ये भी कहते रहना टी इज फैंटास्टिक। जो भी बनाया आपको पसंद नहीं भी आ रही है ना, घर में जो भी चाय बना के आपने कहना है टी इज फैंटास्टिक, क्योंकि कल हम टी इज फैंटास्टिक डे मनाने जा रहे हैं। इट वाज अ फैंटास्टिक डे जिसमें कि हमने दुश्मन को, जिसे कहना चाहिए, धूल चटा दी। अपना ख्याल रखिएगा इस दुआ के साथ कि अल्लाह ताला हम सब की हिफाजत फरमाए हर दुश्मन से, और दुश्मनों के हर हमले को इसी तरह से नाकाम बनाए जैसे 2 साल पहले पाक फ़िज़ाइया ने इंडिया के हमले को जो है वो नाकाम बनाया था। अपना ख्याल रखिएगा, इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी मंडे को। उस वक्त तक के लिए हम दोनों को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।